Assalamualaikum, good morning, subha bakhair, kya हालात everybody. So apparently it's a rainy morning in a lot of cities और कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। और सुना मैंने है कि कुछ वीकेंड पे कल रात को भी कराची में भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फुहार नॉट बारिश, नॉट इवन बूंदाबांदी के लेवल पे भी नहीं वहाँ तक नहीं जा रहे, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग्स हुई कि जैसे कहीं बारिश हुई है। वैसे हवा बहुत अच्छी थी और हवा बहुत अच्छी थी, मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवा है, आपको लिटरली एयर कंडीशनिंग वगैरह की उस तरह से जरूरत महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ता ऐसे ही चल रहा है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ता है नहाने के लिए, बिकॉज़ पानी भी थोड़ा सा ठंडा सुबह ये एहसास हो रहा था कि क्या गीजर हमें ऑन कर लेना चाहिए। खैर कराची में आपको पता है कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना ये प्लेजेंट ही होता है। फिर असली गर्मी दोबारा जब पड़ती है वो अक्टूबर में पड़ती है कराची में। पंजाब में बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। ये छठा स्पेल था जिसकी वार्निंग दे दी गई थी और अलर्ट जारी कर दिया गया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद बारिश होती रही है और वैसे भी आपको पता है 14 अगस्त वाले वीकेंड में तो बारिश लाजुम व मलजूम होती है। जब से हमने होश संभाला है तब से हाँ होती है। और आपको पता है एक ज़माने में 14 अगस्त पे वो मार्च पास्ट वगैरह भी होती थी, या 23 मार्च को होती थी। खैर जब भी होती थी तो उस दिन बारिश ने तो होना ही होता था, मूसलाधार बारिश थी। लेकिन ये तो हमें इसलिए याद है, आपको पता है हमारी झंडियां बस हमने लगा ली और उसके बाद खराब होने की बारी आ गई। अच्छा, नाना लई जी, उसमें पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई है और ये हमने फ्राइडे को भी आपको बताया था, तब भी बारिश हो रही थी और कटारिया के मकाम पर 20 फुट तक जा पहुंची है। मतलब इस तरह इसका लेवल जो है वो ऊपर गया है और ख़तरे के सायरन भी बजाए गए हैं। नाना लई के किनारों पर बसने वालों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत भी कर दी गई है। अच्छा एक दफ़ा आपको याद है ना कि वो ओवरफ्लो हो गया तो कितना डैमेज हुआ था, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। की गई थी, लेकिन आई गेस जो लोगों जो आबादी है जो इर्द गिर्द वो वहीं के वहीं है अभी तक। शदीद बारिश के बायस पीर बदाई का इलाका ज़ेर आब आ गया। रेस्क्यू टीमों ने एक घर में फंसे 4 अफराद को भी निकाल लिया, बर वक्त निकाला। और ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हुआ। गोलड़ा में 144 और बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीर बदाई में 105, गवालमंडी में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शकरगढ़, सियालकोट, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। शकरगढ़ शहर और गिरदनवाह में बारिश जैसी हुई है, ज़रा हफ्सा बढ़ गया, उसके बाद फिर दोबारा मौसम बेहतर भी हो गया, फिर हो भी जाता है। लेकिन व्हाइल इट इज हैपनिंग तो मौसम एक्चुअली दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन कराची में बारिश नहीं हो रही है। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस यस्टरडे कि ये पूरा सीजन वो जो एल नीनो इफेक्ट की हम बात करते हैं ना, व्हिच इज सो ट्रू, बिकॉज़ वो वाकई ये सारे इफेक्ट मैटर करते हैं। बरसात का पूरा सीजन तकरीबन खत्म होने को है। And there has not been a single rainfall in this And we are city. not talking about Sindh, we are talking about the city Karachi, because Sindh में तो इधर-उधर बारिश हुई है। हाँ, मगर जाहिर है उतनी बिल्कुल बारिश की ज़रूरत होती है। पानी के रिजर्वायर होते हैं, सब कुछ हब डैम वगैरह आपको पता है हमारे भरते हैं, फिर बारिश होती है तो। लेकिन बारिश का इस साल कोई सीन नहीं रहा। In a nutshell, if you're not in Karachi and you are so used to monsoon, तो हम बता दें कि मानसून का हमारा भी एक मंता होता है यूजुअली, लेकिन इस साल नहीं बना। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। अच्छा जी, कराची की बात हो रही है तो एक और गुफ्तगू आजकल बड़ी जोर और शोर से जा रही है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की बात हो या सिंध हुकूमत में गवर्नेंस का फुकदान, पीपल्स पार्टी पर लगता है कि दबाव बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून सिंध में गवर्नेंस और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिले ताने तो मिल रहे हैं। और इन्हें सूबे में गलाजत, टूटी हुई सड़कों, पसमानदगी पे भी ज़रा पॉइंट आउट किया जाता है। मुस्लिम लीग नून पब्लिकली ये आपको बता देते हैं ना कि पब्लिकली किस तरह कह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट इसीलिए नहीं दिया कि अवाम जानते हैं जो अपने सूबे को कुछ ना दे सके वो कश्मीर को क्या देंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी। सुने ज़रा। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। लोगों ने, मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत गौर से ना सिर्फ तकारीर सुनी बल्कि मंशूर पे गौर किया, और जिनके पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ से रोज़ हम वीडियोस देखते हैं कि लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ़ करते हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे बस उधर AJK में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए, अब सुथरा पंजाब इतना पॉपुलर था AJK के अंदर, और अब हमें सुथरा AJK भी उन्हीं लाइन्स पे हमें बनाना है।
तो सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहाँ पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन शायद इल्ज़ामात लगाने में वो भूल गए, जोश तकरीर में वो ये भूल गए कि हुकूमत भी वहाँ उनकी अपनी थी, इंतज़ामिया की भी वहाँ उनकी अपनी थी, पुलिस भी वहाँ उनकी अपनी थी, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ उनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनके अपने थे, अमला भी वहाँ उनका अपना था। तो धांधली का इल्ज़ाम वो किसी और पे डालते वक्त थोड़ा सा तो इंसान को ना लॉजिक का भी ख्याल करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ दिनों से नए इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं। ये तो बातें पहले हो रही थी, अब नए सूबे की भी बातें हो रही हैं। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल भी सूबों के हवाले से किसी बड़ी खबर के आने का इशारा दे रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आज से शुरू होने वाला हफ्ता कराची हैदराबाद से कुछ बड़ी खबरों का पेशखेमा बन सकता है। जब नए सूबों की तरमीम आएगी तो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब को पता भी नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो अहम तरमीम आई हैं उसमें कौन सी वफाकी काबीना में इस पर डिस्कशन हो गई थी या बहस हो गई थी। चेयरमैन MQM खालिद वकुल सिद्दीकी का कहना है कि जो नए सूबों को गद्दारी करार दे रहे हैं उन्होंने आइन नहीं पढ़ा। और दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू आप सुनिए, फिर इस पर डिस्कशन एग्जैक्टली क्या उनका कहना था। ये लगता है कि टाइगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बंदा जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। आप जो बात कर रहे हैं कि जो वो ये कैसे होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मारी, जबरदस्त बात है। और अब ये मैं थोड़ी करवा रहा हूँ, पीपल्स पार्टी उसको इनकार करे ना कि जिसकी जो मुल्क चलाने के रियासती इदारे हैं या मुल्क में और जो पावरफुल जो है वो इदारे हैं, भाई हमारी बात को तो कुचल सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वो मुझे लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी ये वाली, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा मुतालबा तो नहीं है ये वाला, हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर, अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? हाँ, उसको बनाने के तरीके में बात हो सकती है। हम समझते हैं सूबे को इख्तियार देना खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन अपने हिस्से की जागीर को तकसीम करना चाहेगा? अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। और राइट, ये आपने सुन लिया और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी बहुत पुरएतमाद है कि कम अज़ कम सिंध में नया इंतज़ामी यूनिट नहीं बन सकता और इसे यकीन है कि आइन में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक सिंध में नए इंतज़ामी यूनिट मांगने वालों की डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती। सुने, जो आइन में तरीक़ेकार है, किसी को शौक है आए वो तरीक़ेकार अडॉप्ट करे, उस तरीक़ेकार के मुताबिक कोशिश करके देख ले। अगर सिंध के लोग ये फैसला कर लेंगे कि हमें सूबे चाहिए तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर सूबा सिंध के लोग यकजा होकर एक आवाज़ होकर ये कहते हैं कि हमें सूबे में किसी मस्जिद सूबे की ज़रूरत नहीं है, तकसीम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सूबा सिंध में किसी और सूबे के लोगों को, किसी और इलाके के लोगों को ये हक बिल्कुल नहीं दे सकते कि वो ये फैसला करें कि यहाँ पर मस्जिद सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। अच्छा जी, कुछ अहम सहाफ़ी बाय द वे वो भी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ताकत के मराकज़ में हो चुका है सब कुछ फैसला और मौजूदा निज़ाम का सरचश्मा तो अवाम नहीं होते। नहीं, वो तो फिर अच्छा, मराकज़ मुताद्दिद हैं। हाँ, और वो तो खैर आप समझते हैं ना, आपको तो समझ आ गई हम क्या कह रहे हैं। खैर एनीवे जी, बेसिकली उनका ये कहना है कि फैसला हो चुका है, नए यूनिट्स या नए सूबों के बारे में कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ऐसा ही है। Let us ask सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान हैं संत काविंट की, हमारे साथ मौजूद हैं। सादी साहिबा कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, हम भी सुन रहे थे, थोड़ा महसूस भी हो रहे थे। और राना सनाउल्लाह को जो कह रहे थे कि भाई जब इससे पहले तरामीम आई और रीसेंट तरामीम की उन्होंने बात की तो कौन सी वफाकी काबीना में डिस्कशन हो गई, जब आनी थी तो आ गई और फिर सभी मान गए और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मानने वालों में सरे फहरिस्त होते हैं। सो अब जब आ जाएंगी, चूँकि आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं, आप अब मतलब जो भी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है वो इस सिस्टम का बेनिफिशरी भी है, चाहे वो उस
से इकरार करे या इनकार करे, लेकिन somehow everybody seem to be gel together and everybody has taken some positions from the system. फायदा उठा लें या फायदा हुआ सो अब आ जाएगी अगर ये तरमीम भी, तो क्या करेगी पीपल्स पार्टी? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत सारी बातें करते हैं। पहले वो अपनी जो जमात है, पॉलिटिकल पार्टी जिसको MQM वो कहते हैं, पहले वो उसको तो जोड़ें। जो उसका शिराजा बिखरा हुआ है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, सब ने देखा है, टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया हुआ है। पहले वो उसको ठीक करें, फिर सुबह सिंध की तकसीम का जो वो ख्वाब देखते हैं। सादिया साहिबा, एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने कहा ये मैं थोड़ी ला रहा हूँ, ये मेरे से क्यों कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि जो ओपिनियन दी गई है मैं तो उसकी तायीद कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, दूसरी बात ये है कि जैसे कल सईद गनी साहब ने इसका जवाब दिया। बिल्कुल बात सही है ना कि जिस सूबे की अवाम अगर डिमांड करे कि जी हमें सूबे की तकसीम चाहिए, तो असेंबली मौजूद है, जो तरीक़ाकार है आइन में कि असेंबली में रेजोल्यूशन होगा और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे में करारदाद पंजाब में पास हुई है, लेकिन वो भी आज तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, जब पंजाब की गवर्नमेंट या शरीफ खानदान चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, देखें अभी रिसेंट पास्ट में नहरों वाला मसला था, बहुत प्रेशर था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से जिनका नाम मुस्तफ़ा कमाल नहीं ले रहे, एस्टेब्लिशमेंट के वो इदारे, उनकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत प्रेशर था। लेकिन आपने देखा कि हमने एक उसूली मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहरों वाले मामले पर वही जो CCI में डिसीजन होगा उसको हमने फेस किया था। अगर सूबों वाला जो वो कहते हैं कि जी फैसला हो चुका है या फैसला कर लिया साहिबा, चले वो तो कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, वो तो अपना एक ओपिनियन दे रहे थे, हमें पता है कि कोई फैसला फिलहाल ऐसा सच तो नहीं हुआ, वरना तो पता होता पूरे मुल्क को और आवाम को। लेकिन अभी आपने कहा है जो आवाम फैसला करेंगे, और सईद गनी साहब की भी कल बात में आवाम का जिक्र जरूर था। तो लेट्स सपोज यही फैसला लेने के लिए अगर रेफरेंडम हो जाता है कि जी आवाम से ही राय ले लें कि वो क्या चाहते हैं, तो उनका जो फैसला आएगा वो आपके लिए ओके होगा? क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे थे ना, सूबों का मुतालबा अगर इतना ही नाजायज होता तो इसका तरीकाकार आइन में क्यों दर्ज होता? सो तरीकाकार पे बहस हो सकती है। अगर ये जो हम कह रही हैं कि रेफरेंडम हो जाए तो फिर तरीकाकार, वो भी तो एक तरीका है, जायज तरीका है। देखिए, बात यह है कि रेफरेंडम कराने का भी तरीका पाकिस्तान के 73 के आइन में मौजूद है। उसको लेजिटिमेट रेफरेंडम के लिए भी तरीकाकार आइन पाकिस्तान में मौजूद है। उस तरीके से अगर आप कोई रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराएं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर सिंध के अवाम चाहेंगे कि इस सूबे की तकसीम हो तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। जो इस सूबे के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। और आज तक सिंध के अवाम का, ये पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं है, ये सिंध के अवाम का, ये सिर्फ MQM की फरमाइश है। MQM अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के स्टंट्स मारती है। देखें, जो बात ये कहते हैं, ये भी फेडरल काबीना का हिस्सा है। MQM की बात तो चलिए बहुत पुरानी है, लेकिन उसको तक़वियत तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि मुक़्तदरा के बहुत करीब हैं, जो फील्ड मार्शल साहब के बहुत करीब हैं, ये उनकी गुफ्तगू से दोबारा गुफ्तगू शुरू हुई है ना, और सदर पाकिस्तान के भी बहुत करीब हैं। अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने बात की, तो वहां से दोबारा बात शुरू हुई है। अच्छा, तो ये सब काबीना में बैठते हैं ना, कोई कागज है जो ये कहते हैं फैसला हो गया है, बातें करते हैं, अलीम खान बात करते हैं, मोहसिन नकवी बात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल बात करते हैं, खालिद मकबूल बात करते हैं, ये कौन है? ये सब वफाकी वजीर है ना।
ये अपनी काबीना में तो आज तक एक डॉक्यूमेंट या कोई एक प्लान लेके नहीं गए हैं कि इस बुनियाद पर सूबों की तकसीम कर दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई जाए जो अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुस्तफा कमाल साहब ने इसी की मिसाल दी थी ना कि 26वीं तरमीम की कि कौन सी काबीना में बहस हो गई थी, तो जब आनी होगी तो ये भी आ गया। अच्छा, अगर इससे पुश किया गया आपको, चलिए अब्दुल्ला एक मिनट, जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम आई थी, याद है आपको जब 26वीं आईनी तरमीम पर डिबेट नहीं हुई थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अटेम्प्ट किया था तो वो फेल हो गई थी। दूसरी दफा 26वीं आईनी तरमीम मेरे चेयरमैन ने पास करवाई थी, जिस पर डिबेट हुई थी, जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया था, इवन के पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया गया था। ये कैसे ये बात करते हैं? अच्छा सादिया साहिबा, अब अगर आप लोगों पे दबाव आया, मतलब नहरों वाले मामले की तरह वो दबाव हैंडल कर लेंगे, एहतजाज होगा, मतलब ब्लॉकेड होगा, क्या होगा, या फिर पॉलिटिकली कोई बातचीत ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो होनी होती है, या फिर सारे तस्लीम खम करेंगे, क्या होगा? दबाव तो आएगा प्रॉब्ली, इट सीम्स लाइक के मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में आएगा। और ऑब्वियसली आप लोगों की आपस में डिस्कशंस तो पार्टी में होती होंगी, तो कोई प्रीएम्प्टिवली फैसला तो लिया होगा ना कि इफ वी कम टू दैट तो हमने क्या करना है? सपोज्ड टू डू देन? देखिए, बात यह है कि अगर कोई दबाव आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं, अगर किसी तरह का कोई दबाव आएगा, पहले तो हमारा मानना यह है कि हर चीज़ के लिए डिबेट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हम पहले तो हमारी कोशिश यही होगी कि फेडरल गवर्नमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें सूबों के बारे में कोई प्लान रखती हैं, उस पर डिबेट और डिस्कशन हो, तमाम पॉलिटिकल फोर्स में हो, डिबेट खोली जाए, नेशनल असेंबली और सेनेट मौजूद हैं, सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, वहां डिबेट की जाए। अगर डिबेट पर बात नहीं आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरह का एहतजाज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सिंध एक था, सिंध एक है और सिंध एक रहेगा। ये पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है। इस पे पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल कुछ कहें, मोहसिन नकवी कुछ कहें या कोई और कुछ कहे, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता रही हूँ। नहीं, लेकिन सादिया साहिबा, आप फ्यूचर की बात कर रही हैं कि सिंध की अवाम के साथ खड़ी है, क्योंकि सिंध के अवाम का तो कोई फैसला अभी आया नहीं, वहां तक तो बात गई नहीं। आपके कहने का मतलब है अगर इफ वी कम टू दैट, जो अवाम फैसला करेगी, आप ये बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही बात करूंगी कि अगर सिंध के अवाम तकसीम के बारे में सोचती है, देखें क्योंकि कहीं से आवाज नहीं है, मैं सिंध की बात करूंगी, मैं नहीं बात करती बाकी सूबों के मुतालिक। बाकी सूबे वाले बाहर से बैठ के सिंध की और कराची की हवालगी की बातें करते हैं। अच्छा, चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सादी साहिबा। हम जब बात करते हैं नए सूबे बनाने की, तो पंजाब के रेफरेंस में आप हमेशा यही कहेंगे कि नए सूबा बनाया जाए, या कोई भी रहनुमा फॉर दैट मैटर। और जब सिंध की बात आती है तो सिंध की तकसीम का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। सो हम क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये तकसीम है या फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है? क्योंकि दोनों से कॉनोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, जाहिर है उससे आपका वोटर सपोर्टर एक परसेप्शन ही तब्दील हो जाता है। देखिए, पंजाब असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी ये बात कई दफा कह चुकी हूँ कि अगर आप तकसीम की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आप जो भी बात करते हैं वहां की सूबाई असम्बलियां इस चीज की इजाजत देंगी कि उनको ये चाहिए। सूबाई असम्बलियां नुमाइंदा होती हैं अपनी आवाम की, वो इजाजत देंगी। अगर सूबाई असम्बली इजाजत दे तो जरूर आप ये बात करें। अच्छा अब्दुल्ला, एक मैं कई दिन से ये बात मैं सोच रही थी और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात, आप मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं। अभी जो हमने बजट मंजूर किया है 30 जून को, उसमें सूबों के हिस्से से कटौती हुई है क्योंकि एफबीआर टारगेट्स नहीं पूरे कर सके। आप मुझे ये बताएं कि अगर 33 यूनिट्स बनेंगे या पता नहीं 16 सूबे बनेंगे, आई डोंट नो, पता नहीं, जो भी बातें हैं इसी तरह की हैं। आप मुझे ये बताएं कि उनको बनाने के लिए, उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अच्छा, तो फिर आप इस बहस के लिए ये आपका पॉइंट वैलिड है और ये आप वफाक से या जिनकी मनसूबा साजी है अगर मुबैना तौर पर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो क्या आप लोग इस बात पे बात करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी, आर यू ओपन फॉर अ डिस्कशन ऑन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? देखिए, सीरियस डिस्कशन।
जी बिल्कुल सीरियस डिस्कशन अगर कोई करना चाहता है तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज ओपन फॉर डायलॉग। अगर कोई प्रपोजल किसी के पास है वो जरूर लेके आए, और उन सूबों की अगर अवाम चाहती है कि तकसीम किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, नए सूबे बनाए जाएं, तो बिल्कुल बनाए जाएं। तो यानी हमें कोई सादिया ऐसा- साहिबा आपकी इस बात से लग रहा है कि यू आर ओपन टू द प्रपोजल। आप कह रही है ना कोई प्रपोजल लेके आए तो यू आप देखिए प्रपोजल आएगा तो बात की जाएगी ना, बगैर प्रपोजल के इतना बड़ा कप इन टी। अच्छा, आपकी सियासी स्पेस का क्या बनेगा? आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी तायीद करती है। सो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले की तायीद कर रही है और PMLN भी तायीद कर रही है और सिर्फ अकेली पीपल्स पार्टी रह जाएगी जो इसको नेगेट करेगी, तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ इस बात पे कि सिंध के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कराची की हवालगी वफाक के हवाले या सिंध में नए सूबों के क़याम के लिए पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इस फैसले की मुखालफत करेगी। हम बिल्कुल इस पे जहाँ जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी उस पे जाएगी। देखिए PTI का कोई पता नहीं है, उनकी डिसीजन मेकिंग हमेशा जो होती है वो क्योंकि वो बाहर कुछ कहते हैं और फिर उनके जो लीडर जेल में उनका जवाब। और दूसरी बात जो आपने कही, अभी तक मुस्लिम लीग ने कोई क्लियर स्टांस नहीं दिया है। हम क्लियर स्टांस में हैं, हम बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह तौर पे, मैंने आपको मिसाल दी है, पैसे तो है नहीं हमारे पास, हम जो फेडरेशन को हमें इस वक्त मजबूत करने की जरूरत है। 2 सूबों में दहशतगर्दी है, मजीद इस तरह के इक़दाम जिसमें अवामी राय शामिल ना हो, पाकिस्तान के दरमियान कंसेंसस ना हो, इस तरह के इक़दाम से फेडरेशन को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत। सो देयर यू गो। अच्छा जी, एक मामला जो हल होके नहीं दे रहा वो है कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत। तो लिहाजा अब जो है फॉरेंसिक पर आकर बात जो है वो टिक गई है और तफ्तीशी कमेटी में मज़ीद 2 पुलिस अफसर जो हैं वो शामिल होने से कमेटी अरकान की तादाद 9 तक जा पहुंची है। और बड़ी से बड़ी होती सिंध पुलिस की इंक्वायरी कमेटी अब लाहौर से नताइज आने का इंतज़ार कर रही है। बाय द वे, इस फुट नोट में हम ये डाल दें, हम कितनी बार बात कर चुके हैं, और अगर सादिया साहिबा हमारे साथ अभी भी होती तो हम उनसे पूछ लेते हैं, ये फॉरेंसिक के लिए हर चीज़ लाहौर क्यों जाती है? सिंध का सूबा कराची में बैठे हुए अभी भी हमें फॉरेंसिक अपने वहाँ भेजने होते हैं। बच्चों के रेप का मामला था, इस पर सादिया साहिबा से हमें याद है हमने पूछा था और उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है और बहुत जल्द ऑपरेशन हो जाएगा और इसकी रिक्रूटमेंट सामान आ रहा है। रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन? उस बात को काफी अरसा हो चुका है और हमें यही बताया जा रहा था कि मतलब इस साल में अब इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट देयर, बट नहीं। नई कमेटी ने मीर रज़ा का मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले लिया है। पहले हमने आपको बताया था उसके हवाले किया है। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच को अब लाहौर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। ज़रा बता रहे हैं जाएगा। कमेटी ने ये फैसला मीर रज़ा के अहल खाना का एतमाद बहाल करने के लिए किया है। अहल खाना ने NCCIA से फॉरेंसिक करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। ऐसी खबरें आ रही थीं कि मीर रज़ा ने कारोबार के लिए कुछ लोगों से कर्जा लिया हुआ था। वैसे किसी भी कारोबारी आदमी के लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। बात बिल्कुल नहीं है। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। यस, एब्सोल्युटली। मीर रज़ा से माली लेन देन करने वाले 10 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जाएगी। मीर रज़ा की मौत कैसे हुई, जाहिर है उस पर अभी तक कोई ठोस क्लू नहीं सामने आ सका। क्या असबाब थे, शायद हतमी नतीजे के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। अच्छा काशिफ, ज़ाहिर है 2 दिन के गैप के बाद हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ? पेशरफ्त जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उस रफ्तार से हो रही है या वैसे ही जैसे सिस्टम चलता है? और लाहौर में फॉरेंसिक्स के लिए भेजना ये हो चुका है काम या अभी भी ये फैसला हो रहा है कि जी अब हम लाहौर देंगे? काशिफ, बात यह है कि इस केस में इतने डिलेज हुए हैं कि ऑलमोस्ट कोई इसको हल करना ही नहीं चाह रहा। हेंस वी आर आस्किंग यू, बताइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा ही है कि जो NCCIA को स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन दिया गया वो वापस क्यों लिया गया, उसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैमिली की जानिब से कहा गया कि जो पहली कमेटी बनाई गई थी उसमें जो उसके सरबराह थे SSP SIU, उनकी जानिब से स्मार्ट वॉच अपने पास रखी गई और उसके साथ कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया, उसकी फॉरेंसिक नहीं करवाई गई और ये 6 से 7 रोज जो है वो उनके पास ये स्मार्ट वॉच रही।
फिर फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि जो नई टीम आई है उनकी जानिब से एनसीसीआईए को ये वॉच और उसके साथ जो है वो मोबाइल फोन दिया गया है, लेकिन इसमें हो सकता है कि टेम्परिंग की गई हो, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच ही एक ऐसी चीज है कि जो फाइनल क्लू है जिसके अंदर से अगर इसकी फॉरेंसिक हो जाती है और इसमें से कुछ चीजें मजीद सामने आती हैं तो इससे कोई क्लू मिल सकता है। वैसे तो तफ्तीशी टीम के पास अब तक कोई क्लू नहीं है। जो पहले 5 रुकनी टीम थी उसमें 2 और मेंबर ऐड किए गए, 7 रुकनी कर दी गई, फिर 2 और मेंबर ऐड कर दिए गए और अब 9 रुकनी टीम हो गई है। अच्छा, इस 2 रोज के अंदर एक इजलास हुआ, इसी कमेटी का इजलास के अंदर मजीद फैसले हुए, लेकिन जो मुख्तलिफ जराए हमारे, जब हम उनसे बात करें कि कोई ऐसा पॉइंट मिला कि जिससे कोई भी चीज साबित होती हो या फिर कोई ऐसी चीज मिली जिससे ये लगता हो कि मीर रजा वहां क्यों गया, कैसे गया, किसने उससे बुलाया था, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से गया, या फिर उसे किसने जो है वो मारा, तो ये तमाम तर सवाल जो है हमने मुख्तलिफ लोगों से करने की कोशिश की और हमारे जराए ये बताते हैं कि अब तक इन्वेस्टिगेशन टीम के पास किसी एक सवाल का जो है वो जवाब नहीं है। काशिफ देखिए, अभी आपसे बात करते हुए अभी हम ऑब्वियसली हफ्ता 10 दिन तो हो गए हैं और हम अपडेट्स आपसे लेते हैं, हम मुड़ मुड़ के वही सवाल करते हैं और वही आपके पास भी होते हैं, क्योंकि आगे कुछ बात बढ़ी नहीं। मतलब यही आपकी बात से बात समझ आ गई कि वो उसकी स्मार्ट वॉच की जो मीर रजा की बात हो रही है और वो आखिरी क्लू, वो प्राइमरी क्लू है। मतलब वो लिटरली वो ऐसी चीज है कि अब तक 10-15 दिन गुजर चुके हैं, उसमें पूरा हल निकल आया होता कि उसको आखिरी क्लू समझ के हमने क्यों छोड़ दिया जबकि वो प्राइमरी चीज थी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, इस केस के साथ जो भी चीजें प्राइमरी थी उन सब चीजों को सीरियस ही नहीं लिया गया। सबसे प्राइमरी वो स्पॉट था जहां से डेड बॉडी मिली, उसे सीरियस नहीं लिया गया। फिर जो उसके पास से चीजें जो मिली, जिसमें जो मोबाइल फोन उस स्पॉट से थोड़ी दूर से मिला, उसे सीरियस नहीं लिया गया। फिर जो इसके साथ स्मार्ट वॉच मिली वो सीरियस नहीं ली गई। फिर अब तो कंडीशन ऐसी है कि जिस भी आला अफसर से हम बात करते हैं उनकी जानिब से जो है वो एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है मामला। इसी तरह जो अब फैमिली की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि सिर्फ एसएचओ डीएसपी को हटाने से ये मामला क्या हल हो जाएगा। अब फैमिली की जानिब से जो भी एहतजाज किया जा रहा है उसमें डीआईजी ईस्ट का नाम लिया जा रहा है कि उन्हें जो है वो फौरी तौर पर हटाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से भी ताखीर की गई। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो कोई और तैनात नहीं किए गए और जिसकी वजह से ये केस मुकम्मल तौर पर डिले होता गया। फिर देखें, क्राइम सीन को जो है वो प्रिजर्व करना था, क्राइम सीन यूनिट की टीम को बुलाना था, किसकी जिम्मेदारी थी, कैसे बुलाना था, क्यों इस चीज को जो है वो डिले किया गया। फिर देखें, एक बार डिले नहीं किया गया, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई पहली वाली, उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड की टीम का मामला आया उसमें चीजों को बहुत ज्यादा डिले किया गया। अच्छा, ये भी बताएं काशिफ, ठीक है, ये भी समझ आ गई। अब ये 2 पुलिस अफसरान को जो शामिल किया गया है, इनसे क्या वैल्यू एडिशन होगा? हाँ, ये देखिए, इसमें एक डीएसपी हनीफ खान है, उसे इसलिए शामिल किया गया कि वो फॉरेंसिक के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, जियो फेंसिंग के बहुत ज्यादा अच्छे माहिर भी हैं। पहले तो क्यों नहीं याद जो है जी तो हो नहीं पाई थी ना। जी देखिए, जो पिछले 14 से 15 दिन गुजर चुके हैं उसमें जियो फेंसिंग नहीं की गई। हालांकि किसी भी क्राइम सीन का फौरी तौर पर जियो फेंसिंग करना जरूरी होती है, तो वो जो जियो फेंसिंग नहीं की गई। अब कराची में कोई एक्सपर्ट ऑफिसर चाहिए था तो उसके लिए तो एक ये ऑफिसर को रख लिया गया। फिर एक और अफसर की जो एडिशन की गई उसमें है एसएचओ शाह लतीफ है, गुलाम नबी अफरीदी साहब, तो उनको इसलिए शामिल किया गया है कि वो जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे महारत रखते हैं और उनकी जानिब से उन जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें टेक्निकल बुनियाद पर भी काम किया जाएगा, तो उन्हें इसलिए शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक जो 9 के 9 मेंबरान हैं इस कमेटी के, किसी एक के पास भी ये जवाब नहीं आ रहा कि आया कहाँ तक पहुंची है तफ्तीश। कोई 10% भी तफ्तीश हल की है जिससे ये साबित हो सके कि मामला किस तरफ जा रहा है, तो किसी के पास कोई जवाब खातिर खा नजर नहीं आ रहा और उनकी जानिब से कोई बताया नहीं जा रहा कि आया ये क्यों है। अच्छा, हमने ये भी सोचा कि शायद इन्वेस्टिगेशन टीम अपना बहुत अच्छा कोई काम कर रही है जिसकी वजह से जब वो फाइनल कर लेगी तो उसके बाद शायद कोई चीज शेयर करेगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा। उनकी जानिब से पहले तो जो वेपन वहां से गायब हुआ है उसे तलाश करने के लिए करके बहुत ज्यादा कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन वो वेपन भी कहीं से नहीं बरामद हो रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कि वो वेपन वहां से गया कहाँ। फिर उसके बाद जो 500 मीटर का पूरा एरिया है, अभी तक ये चीज भी कंफर्म नहीं हो रही कि क्या प्राइमरी स्पॉट यही था या इसके पीछे का कोई 500 मीटर के एरिया के अंदर कोई जगह थी। तो ये तमाम तर वो सवालात हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना और इनके जवाब। अच्छा, जो पूछताछ हो रही है, जाहिर है इतने लोग शामिल तफ्तीश हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस का स्टाफ हो, चाहे इसके बिजनेस पार्टनर्स हों, चाहे इमीडिएट बिजनेस पार्टनर्स हों या लेन
उनसे कोई क्लू नहीं मिला अभी तक, मतलब या पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही है और पूछकर चल रही है, क्योंकि जाहिर है इंटेरोगेशन तो चल रही है ना, मुताद्दिद लोगों से चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले बताया गया कि 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें बिजनेस पार्टनर से लेके दीगर लोग थे। फिर कहा गया 21 लोगों को लिया गया। अब कहते हैं 32 लोग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में, जिसमें गेस्ट हाउस के लोग भी हैं, जिसमें बिजनेस पार्टनर भी था। लेकिन बिजनेस पार्टनर की जानिब से फौरी तौर पर अपने लिए जो है वो जमानत करवाई गई और कोर्ट में बाकायदा तौर पर कहा गया कि पुलिस जो है उसे हिरासत कर रही है। तो पुलिस की जानिब से जो अब 31 अफराद को हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है, पुलिस की जानिब से कहा गया है कि तमाम लोगों के बयानात ले लिए गए। फिर देखिए प्रॉब्लम ये नहीं आ रही कि बयानात लिए गए, उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बयानात जो है वो कब लिए गए। फिर उसके साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मुद्दई केस का होता है उसका बयान तो फौरी तौर पर लेना होता है। जो 161 का बयान होता है वो 3 रोज कबल जो है वो बयान लिया गया है। चूंकि अब 3 रोज कबल वो बयान लिया गया तो फिर तमाम तर जो इसमें हिरासत में लिए गए लोग थे, अभी तक किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो 31 लोग हैं उनको जो है वो हिरासत में लेने के बाद उनके मुख्तलिफ बयानात लिए गए, उनके कनेक्शन आपस में जोड़े जा रहे हैं। उस पे भी बैठेंगे, अभी हमें यकीन है कि वहाँ उस पे भी बैठेंगे और उसमें भी टाइम लगेगा। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स दैट यू गेव अस, बट फ्रैंकली देयर इज नथिंग न्यू इन देयर। बिल्कुल अब्दुल्ला, आई एम सॉरी, जो हम पहले बात कर रहे थे ना पिछले हफ्ते भी कि हुआ यही हुआ होगा कि दे डिड नॉट थिंक कि जो हमें लाश मिली है ये कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी पीछे से निकल आएगी। इसको उस तरह इतना लाइटली ट्रीट किया गया। आई मीन ना जियो फेंसिंग करना, ना उस जो क्राइम स्पॉट है उसको सही तरह इन्वेस्टिगेट करना, ना उसके बाद जब पता भी चल गया, अभी भी फॉरेंसिक पे बैठे हुए हैं वो जो सारे लोगों को, उनको 31 नाम हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट से तो अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने जितना अरसा, जितने दिन इसको खुदकुशी साबित करने की कोशिश पे ज़ाया किए गए, अगर उस दौरान अगर कोशिश चल भी रही थी, साथ साथ जियो फेंसिंग हो जाती या और अहम क्लूज पे काम होता रहता, साइमल्टेनियसली होता रहता, तो शायद इतनी कुछ चीज़ों का जवाब मिल जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक म्यूजिकल अच्छा, दिस इज नाइस हमने शामिल करना है। हाँ, बट हमारा नहीं है, मतलब इस तरह आप क्लेम कर रहे हैं जैसे आप ही ने कंपोज किया। और एक खबर जो पहले भी आपने सुनी हो कि अपडेट लेते हैं इसकी। लाहौर के पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में पुलिस ऑफिसर की जहनी माजूर लड़की से मुबैना जिनसी ज़्यादती का केस मामूल की कानूनी कार्रवाई तो नहीं में गुम तो नहीं हो रहा, ये एक अहम सवाल है। पुलिस का दावा रहा है कि इब्तदाई तबी मुआयने में लड़की से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक DNA रिपोर्ट आने पर ही ज़्यादती का तयन होगा। मुतासरा लड़की की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका फैसला कल आ सकता है। अच्छा, SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी तस्लीम किया था कि मुतासरा लड़की को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी डेफिनेटली हुई है। ज़राए बताते हैं कि गिरफ्तार मुलजिम ASI इमरान मुबैना तौर पर भिखारियों से भत्ता मांगता था और मुतासरा भिखारन लड़की ने भत्ता देने से इनकार किया तो मुलजिम इसे सिविल कपड़ों में थाने ले आया। मतलब ये बैक स्टोरी है ऑफ हाउ शी गॉट इनटू द DIG ज़ीशान सैयद का कहना है कि मुलजिम ASI के खिलाफ अगवा की दफात भी शामिल की गई हैं। बाय द वे इसे गिरफ्तार कर दिया गया था, जुडिशल भी है। इस केस में हुक्काम को साबित करना है कि वो इंसाफ के लिए कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये केसेस होते हैं जो टेस्ट केस का काम करते हैं और फिर डिटरेंस क्रिएट होती है। मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आबिद, प्लीज़, एक टर्म यूज़ होती है पेटी भाइयों को बचाने वाली। क्या इस केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो हो रही है, उसमें आपको वो तासुर मिल रहा है या फिर जो कानूनी कार्रवाई अब तक चली है और चल रही है मेरिट पर हो रहा है, आपको लगता है? जी, इस वक्त इस केस में तो हमें लगता है कि बिल्कुल मेरिट पे केस चल रहा है। ये 2 अगस्त का वाक़या है जब एक ASI इमरान जो है थाना गाज़ियाबाद में वो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है और उसने एक लड़की जो है उसको, जिसकी 17-18 साल उम्र बताई गई और ये भी बताया गया कि वो ज़हनी माजूर है। जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी इसने थाने ले जाकर कमरा नंबर 4 में उसके साथ ज़्यादती की, तो उस वक्त पुलिस की जो पूरी टीमें थी वो मुतहरक हो गई और उसमें जो SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रजा जो थे वो ख़ुद इस केस में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कहा कि ये जो इब्तदाई तिबी मुलाहजा करवाया गया उसमें शवाहिद ज़्यादती के नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद सिविल कपड़ों में एक लड़की जो कि पुलिस को मतलूब भी नहीं है तो वो उसको थाने क्यों लाया। इसके लिए दफ़ा 365D का इजाफा किया गया उस FIR के अंदर कि ये एक अगवा है और अगवा की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जब पुलिस के दायरा वसी करते गए, देखते गए कि मामला क्या है, तो उसमें बड़े हैरान को इंकशाफ हुआ कि
वो जो ASI इमरान है जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर है, जेल में है, तो उस वो था भत्ता लेता था भिखारियों से और वो भिखारियों से शाम को जो है वो उनसे आधा हिस्सा उनसे मांगता था। इसी सिलसिले में इस लड़की को एक बार पहले भी कुछ रोज़ कबल वो थाने लाया था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था कि वो भत्ता इसको नहीं देगी। तो इस तरह वो जो भत्ता उसको नहीं देता था उसके लिए वो फिर उसको थाने लाकर डराता धमकाता था। तो DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि इस पहलू पर भी तफ्तीश जो है वो जारी है और दीगर पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। तो DNA रिपोर्ट जो है वो जब तक नहीं आएगी ज्यादती का तयन नहीं हो सकता, तो इसलिए DNA की रिपोर्ट का भी वेट किया जा रहा है। और दूसरा जो लड़की के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी बच्ची ज़हनी माजूर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड ने लड़की के नफ्सियाती जो टेस्ट थे वो किए थे और उसकी रिपोर्ट जो है वो कल 18 अगस्त को पुलिस को मिलेगी, तो उसमें साबित होगा कि बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर थी या नहीं थी। अच्छा, DNA रिपोर्ट का इंतज़ार है, ये ज़्यादती साबित होती है या नहीं होती है? अदरवाइज ज़्यादती का तो जो प्राइमरी मेडिको लीगल होता है उसमें भी खासी हद तक तयन हो जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने ना कर दी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा यही बात हुई है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात हुई है। जो इब्तदाई तिब्बी मुलाजा किया गया, मेडिकल लीगल ने जो उसमें रिपोर्ट दी उसमें कहा कि इसमें ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद जो है वो DNA के लिए उसके जो अज़ा हैं वो भिजवाए गए हैं, स्वैब जो हैं वो भिजवाए गए हैं फ्रांसिक लैब में। अब फ्रांसिक लैब की पोजीशन ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से यहाँ टेस्ट होते हैं बल्कि गैर ममालिक से भी जो है वो टेस्ट यहाँ भेजे जाते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और मामले का तयन जो है वो किया जाए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट उनको नहीं मिली। जी अच्छा, और जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं क्या ये अकेले ही हैं, इनफरादी फेल था या जाहिर है बाकी लोग भी थाने में तो मौजूद थे ना? जो इल्ज़ाम है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट था या मतलब बाकी लोग भी गिरफ्तार? और मियां आबिद, जब यहाँ तक डिटेल आ रही हो कि कमरा नंबर 4 कौन सा थाना, मतलब ये बड़ी डिटेल्स हैं जो निकली हैं, तो उस वक्त क्या एक ही शख्स था जो उस पर इल्ज़ाम है कि हो रहा था? बाकी स्टाफ पूरे पुलिस थाने का किधर गया? कोई विटनेसेस नहीं है, कोई CCTV नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो एक ही बंदे का जो किरदार सामने आ रहा है कि वो लड़की को एज ए मुल्ज़िम बनाकर लाया और सिविल कपड़ों में था और अपना जो तफ्तीशी कमरा था वहाँ पे ले गया, तो उसमें जो पुलिस का एक SOPs हैं, जो रूल्स हैं, उसमें SHO जो होता है वो पूरे थाने का जिम्मेदार होता है। तो उसके ऊपर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लिया और अगले ही दिन जाके उसने थाने के SHO समेत 78 एहलकार जो थे वो पूरे का पूरा थाना उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो जारी है कि जिसकी जितनी सज़ा होगी उसको उतनी सज़ा मिलेगी। और उनका कहना यह था कि किसी एहलकार ने उसको नहीं देखा कि वो लड़की को ला रहा है, लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो 78 के 78 एहलकार जो थे वो मुअत्तल हो गए। तो इसमें हमें इंसाफ जो है वो तकरीबन होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए जी, होपफुल अगर होगा तो अच्छी बात है। ये बहुत शुक्रिया मियां आबिद, पे बहुत से लोगों की नजरें हैं। बस ये बात ये मतलब ये कंफर्म हो गई है कि जो एक ही हमारा फॉरेंसिक लैब है ना जो लाहौर का है, जिसका मियां आबिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी जिक्र कर दिया कि उसके ऊपर कितना लोड है कि पूरे पाकिस्तान से सैंपल्स जो है वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। बाहर के मुल्कों से भी ऑल तो इसकी डिटेल हमने पूछी नहीं, लेकिन अपेरेंटली वो वहाँ भी असिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन लैब एंड सो मच लोड। हमारा जो सिंध वाला है, जो कराची वाला है, उसको फाल होना चाहिए। पता नहीं क्यों उसकी बिल्डिंग बनी हुई है और आगे काम कुछ खास नहीं हुआ, बिकॉज वी नीड दैट। अभी आगे बढ़ेंगे, जरा क्रिकेट की बात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर तारीखी कामयाबी हासिल की है हुमा, और डार्बन टेस्ट में मेजबान टीम को 9 विकेटों से हराया है। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीता है। बड़ा माइलस्टोन है इनके लिए, और 2 टेस्ट की सीरीज 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी के साथ जारी है। अभी बांग्लादेश की बरतरी है इसमें, मतलब बेसिकली तो सीरीज में इनको कोई नाकामी नहीं हुई है, एंड दैट इज बिग 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 विन फॉर देम। बहुत ही आला बात है। अच्छा जी, FIH वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगी, और इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का आगाज़ जो है वो कोई ख़ास नहीं था, इनफैक्ट मायूस को नहीं रहा। इफ्तिताही रोज़ पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। और मेगा इवेंट में पाकिस्तान का आपको बता दें कि आखिरी पूल मैच 19 अगस्त को इंडिया से होगा। 19 अगस्त इज़ टुमारो।
नहीं, डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, बांग्लादेश में ने वो सीरीज जीती थी, वो जारी नहीं है सीरीज बाय द वे। ये अभी 19 हाँ मैं बस क्लैरिफाई कर रहा था, ज़रा उसमें कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। अब ये हॉकी का आपने क्या बताया कि जी 19 अगस्त इज डे आफ्टर टुमारो। यस, दैट इज द लास्ट पूल मैच व्हिच इज अगेंस्ट इंडिया। अच्छा जी, फिंगर्स क्रॉस्ड और डोंट, इट डजंट मैटर, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, ये तो खैर होना ही था और काफ़ी अरसे से हो भी रहा था कि ईरान के खिलाफ जंग लड़ता अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ करने लगा है और ख़ित्ते के मुल्कों की अमेरिका से शिकायत जो है ना वो बढ़ने लगी हैं और बात अमेरिका से ताल्लुकात पर नज़रसानी तक जा पहुंची है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी, अरब और मगरबी अहदेदारों के हवाले से बताया है कि ईरान जंग खात्मे में मौसर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे नहीं है, वो काफ़ी देर से मायूस। आप में हॉर्मोज खुल रही है ना, ईरान से ठोस पेशरफ्त हो रही है, मतलब वो स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे का बाय द वे बड़ा खैर मकदम किया इन्होंने और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया की क़यादत की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपने दिफा के काबिल हो जाएंगे। जबकि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा ना लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज़ हो गए हैं और कहते हैं कि मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा कि क्या वो ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया, बेसिकली नो थैंक यू उन्होंने कर दिया और बोले उन्होंने पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत की है और उधर पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप का गज़ा जामे मंसूबा मुस्तरद करने के इजरायली ऐलान की मज़म्मत भी की है और मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका इसराइल से जामे मंसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। बेसिकली इतना ये मामला ड्रैग हो गया है कि मुझे तो लगता है कि सदर ट्रंप की ये टर्म भी गुजर जाएगी और शायद कुछ भी नहीं होगा किसी भी इशू पे। इसको तो लगता है कि लिटरली शायद जानबूझ के अंडर द कारपेट किया गया है, बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया कि उस पर भी कोई साइन हुआ। मंसूबे से इनकार, रुकावट, ताखीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली गई है। तमाम ममालिक जो बड़े अहम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, खलीजी रियासतें भी हैं, इनका एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सुबह बखैर। सब मतलब हमें लगता है कि जहाँ से हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं चंद रोज़ बाद या अगले दिन या 2 दिन बाद वहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू कर लेते हैं। कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। तेल की कीमतें देख लीजिए तो उसी रेंज में गर्दिश कर रही हैं, कम भी नहीं हो रही हैं, ज़्यादा अभी तक तो बढ़ भी नहीं रही हैं। लेकिन कब तक इसके असरात और नहीं इकोनॉमी पे नजर आएंगे, क्योंकि अभी कोई जंग नहीं है लेकिन बात आगे भी तो नहीं बढ़ रही ना। That's right. जी हाँ, एक उम्मीद अफजा सुबह के साथ सुबह 9 का सलाम आपको और आपके नाजरीन को। जी बिल्कुल, ये क्योंकि जैसे जिक्र होता रहा है ये दुनिया का इस वक्त दौर हाज़िर का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मामला है। उसमें बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी हैं और इसमें एक खास किस्म का प्रेशर ग्रुप जो अमेरिका में पाया जाता है और काफ़ी अरसे से पाया जाता है और जिसने अमेरिका में बड़े गहरे पंजे गाड़े हुए हैं, उसका नाम है इजरायली लॉबी, जिसकी वजह से कुछ हचकोले आ रहे होते हैं। आप देखें कि बोर्ड ऑफ पीस की जो मंजूरी सिक्योरिटी काउंसिल के 2803 रेजोल्यूशन के तहत भी दी जा चुकी है, इजराइल उसको मानने से इनकार हो रहा है और जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसका ऐलान कर रहे हैं, जिसकी की कंडेमनेशन 8 मुल्कों ने की। बशमूल हौसला अफजा बात यह है कि यूएई ने भी शामिल है इजराइल को कंडेम करने के, हालांकि इजराइल का सबसे बड़ा इस वक्त जो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत एलाई वो यूएई है, उसके बावजूद उसने किया है। तो आप देखें कि किस तरह के किस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बावजूद जो खबरें आ रही हैं, उम्मीद अफजा खबरें आ रही हैं और उसमें महसूस यही हो रहा है कि ईरान अब भी ज़्यादा अपने जो उसकी स्ट्रेटजी है कि वो गिव डिप्लोमेसी अ चांस और डिप्लोमेसी को चांस देने के लिए खबर ये भी आ रही है कि चंद दिनों में पाकिस्तान में उनका एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन कारोकाल बाप समेत
आने वाला है और उससे महसूस होता है। और ये जो इस वक्त रिस्ट्रक्चरिंग ईरान में की गई है, ये बहुत सारी चीज़ों की गमाजी करती है। और मैं आ रहा हूँ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट पर, जो इस पूरे खित्ते का और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उसको देख रहे हैं, आपने बता ही दिया। और नॉर्थ कोरिया से भी उसको मैं चाहूँगा कि, और साउथ कोरिया से भी उसको लिंक कर दूँ चंद लम्हे में। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग सुप्रीम लीडर ईरान ने की है, उसमें बड़े कलीदी किस्म के ओहदे जो दिए गए हैं, उसमें मोहसिन रजाई का ओहदा तो जिसने के बड़ी अपने हैवी वेट डाला IRGC के सामने कि नहीं, लेट्स गिव डिप्लोमेसी अ चांस। IRCG इस बात पर मुत्तफिक होना उनके लिए दुश्वार था। वो समझते थे, जिस तरह के बाकर कालिबाफ भी कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, हमारा दबाव बरकरार रहना चाहिए। और उस पर फिर मोहसिन रजाई, क्योंकि सेकंड एंड कमांड आ गए हैं मोहसिन रजाई, अब सुप्रीम लीडर के बाद जो सेक्रेटरी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सेक्रेटरी बड़े उनको अथॉरिटी अब आ जाते हैं इस पे कि इस पूरे सिक्योरिटी, इस इलाके के सिक्योरिटी पैराडाइम जो मैं जिक्र करता रहा हूँ, पूरा आर्किटेक्ट पूरा आप देख रहे हैं कि उसके डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, इसमें अखराजात भी ज्यादा होते हैं। साउथ कोरिया से जो हमने एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज रखी हुई है, उसको कर्टेल किया जाएगा। कि उसमें एक और एंगल में उन्होंने शामिल कर लिया कि किंग जॉन जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, तो इस पे गलत तासुर मिलेगा। लेकिन असल चीज हो क्या रहा है, अमेरिका इस वक्त 40 ट्रिलियन की उसके ऊपर, उसके कांधों पर बोझ है, डेट है। और वो डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में भी और बार बार कहते रहे हैं कि मैं अपने खर्चे कम करूंगा। इसी वजह से ये डिफेंस पैक्ट की जो आपने तारीफ की, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, जिसमें मिस्र भी शामिल होने वाला है, तो उसकी तारीफ उन्होंने की। इस और तीनों लीडरान को भी के ग्रेट लीडर्स, जिसमें कि तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से, वो इसीलिए की कि वो अपनी सिक्योरिटी के मामला को तय किया करेंगे। जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर। तो इसका मतलब ये है कि इस सिक्योरिटी आर्किटेक्ट में, और जो मैंने कहा आज की अच्छी नवीद ये है कि पाकिस्तान को पहले 3 साल की कमांड मिल रही है। इसको ऑफिशियली नोटिफाई जब करेंगे तो इस पर ज्यादा हम गुफ्तगू कर सकेंगे। अभी यही बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान को 3 साल के लिए। डॉक्टर जमील, एक्चुअली ये तो अच्छी खबर डेफिनेटली है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन अगर तीनों मुल्कों में देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा कोई बेहतर चॉइस भी नहीं है, तो पाकिस्तान को ही अपेरेंटली कमांड मिलनी चाहिए। मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, ये बता दीजिए कि ईरान और यूएस की बातचीत में कोई पेशरफ्त का कोई आगे बढ़े हैं कि नहीं? और हम ये इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज ईरान में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया, उनकी हाई कमांड इधर उधर मूव शिफ्ट हो रही है। और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अमेरिका की कंट्रोल, ना सिर्फ कंट्रोल में होगा, वो अमेरिका का ही होगा। बेसिकली दैट अमेरिका ओन्स इट इन अ सेंस, उनका ये कहना था। बड़ी तालियां वगैरह भी बजी। ये क्या स्टेटमेंट्स हैं? मतलब बैकडोर कोई बातचीत भी हो रही है या फिर वहाँ सब मामला ठंडा पड़ गया है और अब ये स्टेटमेंट्स ही एक दूसरे की तरफ से निकल रही हैं? इज एनीबडी इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दिस इशू? Well, first of all, this very statement of Donald Trump, which he gave just about 2 days ago, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल टेरिटरी डिक्लेयर करने का कह दिया उसमें। उसके बाद व्हाइट हाउस से बात आ गई कि उन्होंने ये बात अज़राह तफन्नुन की थी, और ज़ाहिर है इसके अलावा और क्या जवाब हो सकता था, क्योंकि किस इंटरनेशनल कानून के तहत। और जब वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पिछले 5 महीनों में अब तक उसका कंट्रोल हासिल नहीं कर सके, वो उसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। उन्होंने तो ईरान को फतह भी कर लिया ना। आप देखिए, कई मरतबा उन्होंने ऐलान किया है कि हम तो जीत चुके हैं जंग। कई मरतबा ऐलान किया है उन्होंने कि नेवी को हमने खत्म कर दिया, एयरफोर्स तबाह हो गई, ईरानी लीडरान तबाह हो गया, अब ईरान में कुछ बचा ही नहीं। तो फिर ईरानी कहते हैं कि भाई आप आ क्यों नहीं जाते? तो वो बात, तो कहने का मकसद ये, डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न्स को देखा जाए और इस किस्म के बयानात को देखा जाए तो हम तो चलें छोड़े, हम तो गैर हैं, लेकिन जो उनके अपने हैं वही उस चीज पर अभी काफी उस पर नुक्ताचीनी हो रही है और उसको मजाक समझ रहे हैं। इसको तो मजाक का लफ्ज इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि हरमस को अपनी टेरिटरी को अख्तियार कर लिया जाए। लेकिन असल आ जाते हैं हम कि ये मामला चलेगा कब तक। देखिए, 130 कहाँ जहाज गुजरते थे, दुनिया की पूरी रसद और पूरी सप्लाई लाइन बरकरार थी,
और अब 5 जहाज गुजरे हैं, 3, 4, 5, वो भी ईरान की इजाजत से, तो यकीनन दुनिया में क्राइसिस पैदा हो जाएगा अगर ये सिलसिला अच्छी तरह रहेगा। एक तवील अरसा जितने लोगों के पास रिजर्व थे, इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी जो है वो बड़ी अलार्म्ड है, वो कहती है कि अब हमारे पास पूरी दुनिया में रिजर्व भी बहुत कम रह गया है, हम मुतहम्मिल इसके नहीं हो सकते हैं। अमेरिका में खुद जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी को तो 174 दिन का रिजर्व था, और आप अंदाजा कर लें जो वहां के लैरी जॉनसन कह रहे हैं, जो वहां के जॉन मीर शाइमर कह रहे हैं, जो वहां के स्कॉट रिटलर कह रहे हैं, इन तमाम के मुताबिक अब तो आइंदा चंद रोज में उनकी डिप्लीशन शुरू हो जाएगी। LA में $7.5 पर गैलन पेट्रोल, जो कभी सुना नहीं था लोगों ने, तो लोगों पर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन का हम सारों को इल्म है, सामने आ रहा है, नविश्ताई दीवार है कि अगर यही हालात रहे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी हार जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि रिपब्लिकन हार जाएगी। देखो अगर ऐसा हुआ तो रिपब्लिकन को उन्होंने ललकार भी दिया, उनको पता है कि तीसरी टर्म तो उनको मिलेगी नहीं, पर रिपब्लिकन की क्रिटिसिज्म को दूर किया जाए। तो कहने का मकसद है बड़ी भौचाली सी पोजीशन है, लेकिन फिर भी आप देखें कि ठहराव है, जो भी हमला होता है वो जवाबन होता है, एस्केलेट नहीं किया जा रहा है। ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर उसकी ब्लॉकेट को खत्म नहीं किया तो ईरान ब्लॉकेट को जंग डिक्लेयर कर देगा, और जब कर देगा तो उसके पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो अगर एक आध मिसाइल उस पे पहुंच गए उनके बैरी बेड़े पर, तो दुनिया में एक इमेज जो बना हुआ है सुप्रीम, ये जो सुपर पावर का, वो इमेज बिल्कुल खाक में मिल जाएगा। अमेरिका का इमेज पे तो पहले भी काफी डेंट पड़ चुका है, लेकिन फिर दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। जाहिर है अमेरिका उस पर चुप करके तो नहीं बैठेगा, अमेरिका उसका जवाबी हमला करेगा। आपको पता है अभी खुदा करके तो फिर हमले रुकते हैं जब शुरू होता है एक सिलसिला। तो अभी आपको कई मराहिल और हमलों के बैक एंड फोर्थ नजर आ रहे हैं, या फिर अब आपको लग रहा है कि जो हमले नहीं हो रहे हैं या उस तरह के हमले नहीं हो रहे हैं, यही कंटिन्यू करेगा? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है ना एट द सेम टाइम। देखिए, पहले तो इस चीज को आपके मेरे ख्याल जानना चाहेंगे सब लोग कि ये आफ्टर ऑल ये क्यों ठहराव आ रहा है। क्या हमने ये नहीं सुना कि जो आर्म्स एमुनेशन और उनकी जो कुमक है उसमें कमी आ गई है? क्या हमने ये नहीं सुना कि उनके मिसाइल और उनके सुना क्या, बल्कि अब ये रिपोर्टेड हैं, मुस्तनद अखबारों में और मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उनके बयानात से अमेरिका के, कि उनके पास थॉड और जो पैट्रियट और जो आयरन डॉम और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल इंटरसेप्टर्स की भी कमी थी जी। तो इसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें फर्क आया है। इसकी वजह से ईरानियन की कैपेबिलिटी उनको कुमक मिलती रही है खबरों के मुताबिक, और ईरान ने अपने मिसाइल्स का रेंज डेगो गार्शिया तक बढ़ाया है और उन्होंने साबित भी किया है। तो लिहाजा ये जो, क्योंकि ताकत का तवाजुन, एक मिडिल पावर कंट्री ने एक सुपर पावर की ताकत के तवाजुन और पूरी आर्किटेक्ट का एक नक्शा बदल दिया, वॉर डॉक्ट्रिन का एक नक्शा बदल दिया, उसकी वजह से ये ठहराव आया है। और इस ठहराव की ही हमें एक उम्मीद, जो मैं आपको बता रहा था कि आने वाले दिनों में हमें इशारे मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। मैंने चंद लम्हे पहले मोहसिन रजाई का भी हवाला दिया कि वो दे आर गिविंग अ डिप्लोमेसी अ चांस। क्यों दे रहे हैं? कि गल्फ कंट्रीज भी अभी राब्ते में हैं ईरान के साथ कि भाई जरा ठहराओ, इसका हल हो जाएगा। प्रेशर इस पे डोनाल्ड ट्रंप पे सारी गल्फ कंट्री डाल रहे हैं कि भाई अभी इसको यहाँ ठहराव आना चाहिए। आपको पता है कि 1 मिलियन की पॉपुलेशन है यूएई की, 9 मिलियन वहां लोग दूसरे बाहर से हैं। उनको खुराक सलाला के जरिए और यमन के जरिए वो अपनी रसदगाहों को उन्होंने खुलवाया हुआ है। उनकी तो अगर ये मामला बढ़ गया तो ये शीशे के गिलास में रहने वाले जो गल्फ कंट्री हैं उनका तो सबसे ज्यादा, तो उनका प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, रीजन का भी पड़ रहा है, अपने मुल्क का भी पड़ रहा है, महंगाई की वजह से दुनिया का भी पड़ रहा है। ईरान पर है प्रेशर, ये बात नहीं है कि नहीं है। शान साहब ने बताया कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, ब्लॉकेट की वजह से क्या हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि ईरान ने एब्जॉर्प्शन पावर इज मच हायर। ईरान क्लियरली पिछले कुछ महीनों में, डॉक्टर साहब यू आर राइट, पिछले महीनों में एक बात जो उभरी है, सुपर पावर एक जगह, लेकिन इनका बर्दाश्त करने का, सस्टेन करने का जो स्टाइल है, जो थ्रेशहोल्ड है, जो इवन द स्टेटमेंट्स दे आर सो काम अबाउट इट, तो इन्होंने डेफिनेटली ये जरा अपनी स्ट्रेंथ में उभरे हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you, जमील खान डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, तो वो स्टेलमेट ही उधर पड़ा हुआ है यूएस ईरान में, पता आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या होगा। हमारी कुछ लोकल अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में अब्दुल्ला बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है। हम बताते हैं ना आपको कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी ने एहतजाज के दूसरे मरहले में कल कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली और कराची में लंबे धरने का ऐलान भी कर दिया है और लाहौर में सीएम हाउस के सामने धरना दिया, जबकि बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के सामने धरने दिए गए। और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र का कहना है कि धरने का 15 रोज़ का स्केड्यूल जो है वो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब में कहा कि ये निज़ाम अब नहीं चल सकता और 1 पॉइंट एजेंडा है कि पेट्रोलियम से लेवी ख़त्म करो, जब तक हुकूमत घुटने नहीं टेकती धरना जारी रहेगा। सुने। वजीर आला हाउस पे धरने का मतलब विफाक पे भी धरना है और सूबे पे भी धरना है और मुसलसल आप 40-50 साल से इस सूबे पर विराजमान है और विफाकी हुकूमतों में मौजूद है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल की लेवी आपने हम पर मुसल्लत की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जबरदस्ती का जग्गा टैक्स है, ये भत्ता टैक्स है जो गवर्नमेंट लोगों से वसूल कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमने धरना शुरू कर दिया है और ये धरना जारी रहेगा जब तक हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी। इस लेवी भत्ते के खिलाफ आपका ये धरना है, इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ ये धरना है, आईपीपीज माफिया के खिलाफ आपका धरना है। कराची इंतज़ामिया ने गवर्नर हाउस पर धरने के ऐलान पर फवारा चौक और पोलो ग्राउंड से गवर्नर हाउस जाने वाले रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुनों ने फैसल चौक मॉल रोड पर ऐवान वज़ीर आला के करीब धरना दिया। पेशावर में जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया, जिसकी वजह से सदर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक तक रोड बंद कर दी गई। जमात इस्लामी कराची का कहना है कि धरने जारी रहेंगे, मुतालबात अपनी जगह, लेकिन आपको पता है उसका मकसद उससे एक ट्रैफिक का दबाव तो शहर में और शहर में जहाँ होते हैं आता ही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक, अगर ये स्केड्यूल ऑलरेडी उन्होंने बना लिया है जमात इस्लामी ने अगले 2 हफ्तों का भी, तो ये बात तो रुकने नहीं वाली और फिर ट्रैफिक का निज़ाम पूरे मुल्क में यही सारा काम चल रहा है। कोई इनसे इंगेज करेगा, कोई बात आगे बढ़ेगी? जी, बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी ने अपने धरने के लिए 2 बड़े मुतालबात किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है वो पेट्रोल के ऊपर जो लेवीज टैक्स है उसको हटाने का मुतालबा किया है। इस तरह तकरीबन 125 रुपये के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं लेवी समेत जो 1 लीटर पेट्रोल पे वसूल किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने ये टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा किया है और पेट्रोल की कीमत 225 रुपये जो है मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। दूसरा अहम मुतालबा उनका IPPs के जो माहिदे हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है उसके ऊपर नज़रसानी करने का मुतालबा किया है और कहा कि गवर्नमेंट ने IPPs के साथ जो मुज़ाकरात थे वो रोक दिए थे तो उसको दोबारा शुरू किए जाएं और जो नज़रसानी किए जाए उनके माहिदों के ऊपर। आपने जो है वो शुरू में यहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की है। आज पीर का दिन है और उमूमन हफ्ते के पहले दिन ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कुछ मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं ट्रैफिक के लिए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के रवानी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो ट्रैफिक ज़रूर जाम हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पर वो सड़क है जो कि प्रेस क्लब से जो है वो आर्ट्स काउंसिल की तरफ जाती है, इस सड़क के ऊपर खासे जो पार्किंग करवा दी गई है उन बसों की जो सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को लेके आती है। अगर ट्रैफिक पुलिस है ये बसेस के लिए किसी और जगह खड़ा कर दे तो ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हो सकती है। बाकी यहाँ धरने की जो सूरत हाल है उसमें यह कि आज ख़वातीन जो है वो दोपहर में इस जगह पहुँचेंगी और ख़वातीन जो है वो इस धरने में शरीक होंगी। जी अच्छा, अब ये धरने का बता दीजिए, दोपहर में आपने कहा ख़वातीन शरीक होंगी, क्या लीडरान रोज़ाना आके किसी मखसूस वक्त पे खिताब किया करेंगे? हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट?
जी, यहाँ पर जो धरने का असल वो जो रश और यहाँ लोग मौजूद होंगे वो 3 बजे के बाद होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जमात इस्लामी के कारकुनान वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने जॉब्स पर गए हैं, तो वो अपने मुलाजिमतों से वापसी के बाद फिर जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कोई 3 बजे से ही जो है वो खिताब का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी के अमीर, कराची के अमीर जो है मुन्नम ज़फ़र और उनके जो सेक्रेटरी है वो यहाँ धरने में मुसलसल मौजूद हैं। और आज रात भर भी जो है वो गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान इस धरने में मौजूद रहे। नमाज फजर यहाँ पे बजमात अदा की गई, उसके बाद जो है वो अच्छा, गवर्नर हाउस के तो तकरीब गवर्नर हाउस भी पास ही है, कारकुनों की मौजूदगी तो सूबाई हुकूमत या फिर गवर्नर की तरफ से किसी ने कोई राब्ता किया? जी, अभी इस तरह की कोई इत्तलात नहीं है कि सरकारी सतह के ऊपर कोई इत्तला और कोई यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के रहनुमाओं से कोई राब्ता हुआ है। लेकिन ये बताया जाए कि मरकज़ी सतह पर जमात इस्लामी के अमीर से जो है वो ज़रूर हुकूमती सतह के ऊपर राब्ते हुए हैं और जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं उस हवाले से कुछ इब्तदाई गुफ्तगू भी हुई है। तारिक, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। हम ज़रा कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि अगर 3 बजे दिया गया है तो आपको पता है वो एक पीक आवर होता है, मतलब कि स्कूलों की भी छुट्टियां वगैरह ऑलमोस्ट, बट होता तो है। सो होपफुली वी आर जस्ट होपिंग कि सिटी इंतज़ामिया ने भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया होगा और ईजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक और कोई डिस्ट्रप्शन वगैरह ना हो। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बराबर करने के बाद कौमी टीम का अगला मार्का इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाला है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच होगा बुध से लीड्स में खेला जाएगा। कोई होगा ना। मुकाबले में पहले पाकिस्तान के लिए 2 खबरें आई हैं, एक अच्छी और एक तशवीशनाक। अच्छी खबर यह है कि दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पुरएतमाद आगाज़ किया है और 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में सिलेक्टेड जो 11 हैं इनको 7 विकेट, सेलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। एक्सप्लेन प्लीज। सेलेक्ट 11 प्रैक्टिस में हो रहा था। प्रैक्टिस में, हाँ जी, प्रैक्टिस मैच हुआ, मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड टीम प्रैक्टिस मैच हुआ होगा या? जी बिल्कुल, लोकल टीम्स नहीं होती हैं जैसे। हाँ, अच्छा, ये खुशखबरी में है हमारी। ओके, ये लेवल ऑफ खुशखबरी आ चुका है हमारा, इस पे हमें तशवीश होनी चाहिए। अच्छा, सऊद शकील ने सेंचुरी बनाई, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि ज़ाहिर है कौमी टीम इंग्लैंड में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। परेशानी वाली हुमा खबर ये है कि इसी प्रैक्टिस मैच के दौरान बाबर आजम इंजर्ड हो गए। खाया पिया कुछ नहीं। बाबर आजम को बैटिंग के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगी है और डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल खेलने से मना कर दिया है। टीम ऑफिशियल्स का कहना है कि डॉक्टर्स बाबर आजम की इंजरी को देख रहे हैं। सो बहुत सारी दुआएं हैं बाबर ऐसी इतलात, बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत सारी दुआएं तो हैं और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि इंजरी मामूली नौयत की है। सो इंशाल्लाह ही शुड बी ओके सून। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम जो हैं वो हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में कौमी टीम के प्रैक्टिस मैच में आज शिरकत करेंगे। सो इतनी तशवीश की बात ज़्यादा नहीं है। बताया तो आपने ऐसे था, पहले खुशखबरी भी ऐसे बताई थी जैसे खेलने से पहले जीत गए हैं और दूसरी बात इस तरह बताई जैसे हाथ उतार के साइड पे रख दिया। डोंट डू दैट अब्दुल्ला, सॉरी, एक्सैजरेट ना किया करें। राशिद भाई आप आ जाएं, अब्दुल्ला से बात करने का कोई फायदा नहीं। राशिद भाई, आप पर उम्मीद है वी आर इन अ गुड पोजीशन डिस्पाइट द स्टोरी। मैं भी यही सुन रहा था, स्टोरी जिस तरह से बताई कि स्टोरी बनानी तो कोई अब्दुल्ला से सीखे, क्योंकि स्टोरी में कोई स्टोरी नहीं। बाबर का ये कि मेरे ख्याल से वो फिट हैं, वो खेलेंगे। चोट लगी थी उनको पिछले मैच में और आज प्रैक्टिस है, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा। शान मसूद और इनका दोनों का ही ऐसा था कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन दोनों ही फिट हुए मेरे ख्याल से, दोनों ही खेलेंगे। और सऊद शकील जो फिट नहीं थे वेस्ट इंडीज के टूर पे और उनको दोबारा लेके आया गया और सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान जीता साइड मैच। तो ये भी है कि वो नंबर 5 पे मेरे ख्याल से वापस आएंगे। अच्छा, नंबर 5 से आपको लगता है वापस आएंगे। क्या हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो हमने प्रैक्टिस मैच में रखा वही, या उसको देखते हुए हमें कोई तब्दीली आपको लगता है करनी चाहिए? देखिए, कंफ्यूज ना हो तो ओपनिंग पार्टनरशिप मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक के साथ अदान अवैस को करनी चाहिए, क्योंकि इमामुल हक ने 80 रन किए हैं लास्ट इनिंग में। तो हो सकता है कि उनके माइंड में हो रहा है कि ये फॉर्म में आज आ गया तो खिला देते हैं। नहीं, अदान अवैस, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा,
रिजवान, साजिद, अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद, ये बनती है टीम पाकिस्तान की। अगर हो तो पिच देख के ये डिसाइड करना चाहिए कि साजिद खान को खिलाएं ना खिलाएं, क्योंकि अमूमन वहाँ पे सीमिंग ट्रैक होता है जहाँ पे स्पिनर्स का कम बॉलिंग करनी होती है। शायद इंग्लैंड बशीर को ना खिलाए, वो अपने 4 पेसर के साथ जाए। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इंग्लैंड किस तरह से जा रहा है। अगर वो 4 पेसर से जा रहे हैं तो पिच के को देखते हुए पाकिस्तान को भी 4 पेसर से जाना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि हम कंडीशंस की हमेशा बात करते हैं और फिर कभी कभार इन द पास्ट कपल ऑफ मैचेस हमने ये भी बात की है कि चूंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ क्लब्स वगैरह में भी खेलते हैं, तो दे आर वेरी अट्यून टू द कंडीशंस। क्या ये जो भी फॉर्मेशन, ये जो टीम बनी है प्लेइंग 11, इनमें भी बहुत तजुर्बाकार लोग हैं जो एक्चुअली ऑन इंग्लैंड की पिचेस वो खेल चुके हैं, कंफर्टेबल हैं? अब तो बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, कभी 100 खेलने जा रहे हैं, कभी दूसरी मैचेस खेलने जा रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड लोग खेलते रहते हैं। इस वजह से अब पिच का होता है कि हाँ बहुत ज्यादा ग्रास हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम होती है, दोनों टीम की तरफ से होती है। लेकिन काफी हद तक प्लेयर्स अब प्रोफेशनल प्लेयर हैं, रोजाना कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, तो अडाप्ट कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि साइड मैच मिल गया तो वो अच्छा हुआ। वेस्ट इंडीज में भी एक साइड मैच 4 डे मिला था, वो अच्छा हुआ था। तो इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। हाँ, इंग्लैंड की बॉलिंग अब कैसे खेलती है वो इम्पोर्टेंट है। बॉलिंग हमारी ठीक है, बैटिंग में क्योंकि जोफ्रा आर्चर हो गया, जॉर्डन कार्स हो जाए और एटकिंसन हो गया, ये ऐसे बॉलर हैं जो कि ट्रबल कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग पे हमें देखना पड़ेगा, उनकी कंडीशन को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनके बॉलर्स। अच्छा राज भाई, अब्बास के लिए तो हम फिक्रमंद नहीं हैं, उनका तजर्बा भी है वहाँ का, वो तो होपफुली अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनका साथ कौन देगा? खुर्रम या फिर अली या क्या होगा? खुर्रम शहजाद अगर तो फिट है, क्योंकि उसका भी एक होता है कि कभी 2 मैच खेलते हैं उसके बाद नहीं खेल पाते। खुर्रम शहजाद अच्छा तेज भी है और न्यू बॉल अच्छी करते हैं वो। और मोहम्मद अली को भी हमने देखा वेस्ट इंडीज में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो ये 3 का बनता है, ये तीनों को खेलना चाहिए। और अगर तो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, आमिर जमाल को अगर खिलाना है जिस तरह से हमने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में खिलाया था, तो अगर इस तरह की पिच है कि वहाँ पे पेसर ऑलराउंडर चाहिए तो फिर आमिर जमाल को, ये 4 खेलते हैं अगर तो पिच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये 4 खेलते हैं और पिच के ऊपर डिपेंड करता है। स्पिनर्स में ज़रा बताइए। ख़ासतौर पे साजिद का जिक्र हो रहा है तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या तैयारी पूरी है उधर? देखिए, अगर रोल उनका पूरे दिन में 90 ओवर्स होते हैं या एक इनिंग में हम आउट कर देते हैं 70-80, उसमें उनका पार्शली इंक्लूजन होता है बॉलिंग करने 5%। 5 ओवर अगर करते हैं तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सलमान अली आ रहे हैं, सोहेल शकील है, ये बॉलिंग कर सकते हैं अगर वक्त पड़ने पे। क्योंकि स्पिनर्स का ये होता है कि जब आप वो खेल रहे हैं 4th इनिंग या 3rd इनिंग को आप माइंड में रखते हुए उसे 30-35 ओवर्स करवाने के आप सोच रहे होते हैं। अगर उसकी बॉलिंग टोटली टेस्ट मैच में 10 ओवर होती है, 12 ओवर है, तो फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर आप एक पेसर जो ज्यादा बॉलिंग कर सके, 15 से 20 ओवर कर सके या 20 से 25 ओवर कर सके, तो आप पेसर डाल दें। अच्छा, एक बाबर की इंजरी तो चलें, वो इंजरी तो किसी को भी हो जाती है, लेकिन आर वी होपफुल कि वो उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी? बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट डिपेंड्स ऑन हिम एज वेल एंड देन ही इज द कैप्टन। चलिए, ये तो अभी लक थी ना कि जाहिर है होपफुली इतनी सीरियस नहीं है एंड आज पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे मौकों पे फिर ख्याल आता है कि वी डोंट हैव अ बैकअप, वी डोंट हैव अ वाइस कैप्टन टू। वाइस कैप्टन जी, वाइस कैप्टन तो बहुत सारे हैं टीम के अंदर। सलमान अली आ गए हैं, वाइस कैप्टन बन सकते हैं। और शान मसूद अभी कैप्टन बने थे, तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर होता तो शायद पहले से अनाउंस कर देते कि बाबर नहीं खेल रहे, हमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो शान मसूद मौजूद है, सलमान अली आ गए हैं, रिजवान है जो इससे पहले कप्तानी कर चुके हैं, तो इतना इशू होना नहीं चाहिए अगर खुदा ना खास्ता बाबर नहीं खेलते तो। अच्छा, और ये भी एक, वैसे तो आपने तो इसको गिनवाया है पॉजिटिव्स में, लेकिन ये भी मसला बन जाता है राशिद भाई, जब एक ही टीम में बहुत कप्तान हो तो वी कैन यूज इट एज अ पॉजिटिव, बट ये प्रॉब्लमेटिक भी होता है। कभी कभार अच्छा भी हो जाता है कि बहुत सारे कप्तान हैं और मशवरा लेना तो चलेगा। क्योंकि हम लोग जिस दौर के हैं ना, उसमें काफी कप्तान खेल रहे होते थे, वो बड़ा मशवरा ले रहे थे। वसीम भाई से ले लिया, वकार से ले लिया, सईद अनवर से ले लिया, आमिर सोहेल, सब साथ खेल रहे होते थे।
तो कभी कभार इजी हो जाता है कि आपकी कप्तानी इजी हो जाती है कि इतने, लेकिन नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि अगर कोई साथ नहीं देना चाहता तो वो ट्रबल हो जाती है। फिर उन प्लेयर्स को, उन कप्तानों को माइंड में रखना चाहिए कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज सब सपोर्टिव होते हैं। right. अच्छा राज भाई, बांग्लादेश की हमने खबर शामिल की थी, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, जिस तरह हराया वो भी सबके सामने है। उनकी क्रिकेट का ब्रांड भी अब तब्दील हो गया है, ऊपर जा रहा है डेफिनेटली। आउटस्टैंडिंग रहा। 2020 में 2-3 आर्टिकल देखे थे, एलन डोनाल्ड ने बहुत काम किया, पेसर थे उनकी टीम के में। उन्होंने कहा जब बांग्लादेश को इम्प्रूव करना है तो अपनी डोमेस्टिक में पेसर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और उसके बाद 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया को हराया उन्होंने, जीते, फिर एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। तो वही ब्रीड आगे जा रही है, वो वही खेल रही है। अभी नाहिद नहीं खेले तो एक माइंडसेट चेंज हुआ उनका। उन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को हराया, पेसर्स से हराया, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम समझ रहे थे नहीं फ्लूक लगा है, लेकिन बाद में दोबारा उन्होंने पेसर और स्पिनर्स दोनों से ही सिलेक्ट टेस्ट मैच याद होगा, ढाका टेस्ट मैच याद होगा आपको, वो रहा है। और अब जो है मेरे ख्याल से बिगेस्ट विनर हिस्ट्री की हमारे एशियन टीम जो है, इंडिया वहाँ पे 5 टेस्ट मैच 15 साल में जीती है, 2 टेस्ट मैच आप एक इंग्लैंड, एक न्यूजीलैंड जीती हुई है, और बहुत जल्दी जाके दूसरे तीसरे टेस्ट में कामयाबी मिली है बांग्लादेश को। उनके क्रिकेट के लिए बहुत गुड साइन है। हालांकि वो टीम ऐसी, अभी बांग्लादेश, अभी जिम्बाब्वे से एक टेस्ट मैच हार के वो आ रही है। अच्छा, टेस्ट मैच जीतना ही मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये तो सीरीज जीतने की तरफ जा रहे हैं, तो ये दिस इज ह्यूज। और इस तारीफ के साथ हम अपने ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं कि बांग्लादेश तक ऊपर चला गया, they have improved their cricket, they have adopted new techniques and technologies। हम कहाँ हैं? टेस्ट क्रिकेट में जरूरी है कि टीम बहुत ज्यादा चेंजेस ना की जाए। बांग्लादेश की आप जो 2 साल की टीम है, तकरीबन वही प्लेयर खेल रहे होंगे, वही स्पिनर हैं, तेजुल हो गए, मेहदी हसन मिराज हो गए, फाज तस्कीन हो गए, महमूद हसन हो गए, नाहिद अनफिट हो गए, तो वही टीम इनकी होती है। इबादत हुसैन है, तो वही बॉलर खेल रहे होते हैं। हमारे क्या है कि शाहीन अफरीदी और नसीब शाह श्रीलंका गए, 6 महीने के बाद दोनों ही नहीं है, तो ये एक इशू आता है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए, उनकी ये जो हारे हैं बॉलिंग से हार गए, 400 रन कराने वाली टीम है नहीं। उनके पास जो 4 बॉलर हैं, उनके 1500 विकेट्स हैं। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड हो गए, कमिंग जैन, नेथन लायन हो गए, उन्होंने इतने रन कंसीड कैसे किए? उनको शायद, और डार्विन में था थोड़ा पेस कम थी, वहाँ पे बाउंस कम था, यहाँ पे कम टेस्ट मैचेस नहीं होते ये साइड पे। दूसरा भी मैके में टेस्ट मैच है, जो कि मेन वेन्यूज हैं इनके, पर्थ हो गया, मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड हो गया, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन हो गया, यहाँ पे नहीं है। वहाँ की पिचेस थोड़ी बाउंसी और पेसी हैं, यहाँ पे थोड़ा स्लो है, हमारी टाइप की स्पंजी टाइप है। तो शायद खौफ नहीं था बाउंसर का, पेस का, जिसकी वजह से भरपूर फायदा, थोड़ी टर्न मिली मेहदी हसन को और भरपूर फायदा उठाया। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके अभी 17-18 टेस्ट मैच है पूरे सीजन में। अभी जिम्बाब्वे जाएंगे, फिर इंग्लैंड से मैचेस है, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, और बहुत ज्यादा इंडिया से। तो उनका ये पहला टेस्ट है, वो जनवरी के बाद अब खेल रहे हैं पहला मैच। शायद पहला टेस्ट प्रैक्टिस मैच समझ के खेल गए। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच for your analysis there। अच्छा, टैक्सला में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आयशा को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। अब ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, नौजवान बच्चियों की जाने जा रही हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हुक्काम को सोचना पड़ेगा कि मसला कहाँ आ रहा है। हम अक्सर कानून साजी सुनते भी हैं ना, दूसरे मुल्कों में हो रही है, मतलब एक सर्टन एज होती है जिसके बाद आप सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ रिजवान शाह ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़, एंड वी रियली नीड टू नो द बैकग्राउंड, क्या हुआ था और पुलिस के पास इत्तला कैसे और कब पहुंची। रिजवान बताएं। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या टेक्सला मरगला बाईपास के करीब पेश आया। सोशल मीडिया टिकटॉकर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शमसू बीबी उर्फ आयशा का कत्ल कर दिया गया और उसके छोटे 2 बहन भाई भी ज़ख्मी हुए। वाक़ई की तफसीलात इस तरह है कि एक शख्स की कॉल आती है शमसू बीबी को उसके फ़ोन पर कि आप बाहर निकलो। शख्स का नाम बताया जा रहा है काशिफ उर्फ काशी। तो उसको कॉल आती है कि आप अपने घर से जल्दी से बाहर निकलो, आपसे जो है मुलाकात करनी है। शमसू बीबी अपने छोटे बहन और छोटे भाई के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर से बाहर निकली। जब मरगला बाईपास के करीब
मेन रोड पर पहुंची तो अचानक से दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार उन्होंने गाड़ी की राइट साइड से फायरिंग शुरू कर दी और वो फायरिंग जो है वो स्ट्रेट फायरिंग लगी है शमसू बीबी के गर्दन पे और दो गोलियां लगने से उसकी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रही थी, अनबैलेंस गाड़ी हुई और वो गाड़ी जाकर डंपर से टकराई और उस गाड़ी तो तबाह हुई और उसके साथ ही उसके जो छोटे दो बहन भाई थे, 14 साल उसकी बहन थी और इसी तरह एक छोटा भाई था। शमसू बीबी के दो बहन भाई जो है वो गाड़ी टकराने की वजह से शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक्सीडेंट में बहन भाई ज़ख्मी हुए और गोलियां इनको लगी। पुलिस का क्या अंदाज़ा है, क्या पता लग सका है अब तक मोबाइल फ़ोन वगैरह से? ये केस कब तक हल होने की उम्मीद रखें हम? जी, ये फैमिली ज़िला लोअर दीर से 6-7 माह पहले टेक्सला में शिफ्ट हुई थी और यहाँ रिहाइश पजीर थी। शमसू बीबी और उसकी फैमिली जो है यहाँ एक प्राइवेट निजी सोसाइटी है वहाँ रिहाइश पजीर थी और इसकी जो वजह कत्ल बताई जा रही है FIR के मतन के मुताबिक, जो इसके वालिद जो इस FIR के मुद्दई हैं, शमसू बीबी के जो वालिद हैं, उन्होंने ये FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौसर और जावेद नामी दो अशख़ास जो कि ऑलरेडी शमसू बीबी के साथ किसी लेन देन के मामले में थे और लेन देन जो शमसू बीबी के कुछ उन्होंने पेमेंट देनी थी जिस सिलसिले में वो नहीं दे रहे थे और शमसू बीबी को वो हिरासा कर रहे थे, तंग कर रहे थे। इवन शमसू बीबी के वालिद के मुताबिक शमसू बीबी ने अपने वालिदैन को उन धमकियों के मुतल्लिक भी आगाह किया जो कि कौसर और जावेद नामी जो शख्स है मुबैना तौर पर उन्होंने शमसू बीबी को धमकियां दी थी और उन धमकियों के मुतल्लिक भी FIR में ज़िक्र किया गया है। और मुद्दई मुकदमा जो शमसू बीबी के वालिद हैं उनके मुताबिक ये सारा मामला जो है इसके पीछे लेन देन का मामला है जो कि कौसर नामी शख्स और जावेद नामी शख्स जो है उनके साथ लेन देन का मामला था और उन्हीं की ईमा पर बामुताबिक FIR के मतन के उन्हीं की ईमा पर ये जो है काशिफ और काशी ने इसको कॉल करके बाहर बुलाया और इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये टिकटॉकर खातून जो हैं ये जाबहक हो गई। तो अभी पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से बहुत शुक्रिया। अभी ये केस ऑनगोइंग, होपफुली जल्द इंसाफ मिले मकतूला को और उनके जो बहन भाई हैं वो जल्द बेहतर हों। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय।